नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आप सभी के साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। 33 साल बाद दुर्लभ चंद्र ग्रहण। जी हां, इस बार 28 सितंबर को आसमान में अनोखा नजारा दिखाई देगा। इस बार चंद्र ग्रहण को सुपरमून ग्रहण कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा संयोग जब सुपरमून और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ आपको दिखाई देंगे। इस खगोलीय घटना पर जहां दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर होगी, वहीं हिंदुस्तान में उसी वक्त 15 दिन के श्राद्ध पक्ष की भी शुरुआत हो रही है और श्राद्ध पक्ष में चंद्र ग्रहण का भी अनोखा संयोग बन रहा है। श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर, 12 राशियों पर भी इस संयोग की चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 38 साल बाद अद्भुत संयोग, श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण का साया। राजनीति, नौकरी, कारोबार, सेहत पर क्या होगा असर, बताएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, इस बार चंद्र ग्रहण खास क्यों है और इसके साथ ही श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण है इस बार, तो इस संयोग के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इस बार श्राद्ध पक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण में ही होगा। सूर्य और राहु की युति होने से 15 दिनों तक ग्रहण योग रहेगा। भारतीय समय के अनुसार 28 सितंबर की सुबह चंद्र ग्रहण का शुरुआत 6:37 से होगा, जो 9:57 तक रहेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत के भुज और पोरबंदर में केवल दिखाई देगा, बाकी स्थानों पे भारत में ये दिखाई नहीं देगा। भुज और पोरबंदर में कुछ क्षण मात्र के लिए यह ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। लोगों पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। पितृपक्ष पर यह चंद्र ग्रहण का संयोग 1977 में बना था, 38 साल पहले। साथ ही उस समय सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का योग भी बना था। उस समय श्राद्ध पक्ष में 2 ग्रहण होने से उसे अशुभ माना गया था। इसके बारे में एक कहावत है, देहात में गांव में लोग कहते हैं, 1 मास 2 गहना, राजा मरे की सहना। कहने का मतलब कि 1 महीने में अगर 2 ग्रहण होते हैं तो या तो राजा की मृत्यु होती है या तो प्रजा में मृत्यु का भय होता है। लेकिन इस बार श्राद्ध पक्ष में तर्पण, श्राद्ध आदि से सुफल प्राप्त होगा। मैं आज आपको एक बात और बताऊंगा कि ये सूर्य राहु की युति इस पितृपक्ष में एक प्रकार से गज छाया योग भी बना रहा है। इस संदर्भ में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अच्छा पंडित जी, 12 राशि वालों पर इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आप हमें एक एक करके राशि अनुसार जानकारी दीजिएगा। लेकिन पहले ये बताइए कि भारत में किस समय चांद पर ग्रहण लग रहा है, और दूसरी बात ये कि धार्मिक आधार पर अगर हम देखें तो इसका महत्व क्या है। देखिए, सच बात यह है कि कल सुबह 6:37 से ग्रहण का प्रारंभ होगा, 8:17 पर ग्रहण का मध्य होगा और 9:57 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है और ग्रहण का जो धार्मिक महत्व है वह तो महत्व यह है कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था उसको देवताओं और असुरों में लेने की होड़ मची थी। देवताओं की अलग पंक्ति बनाई गई थी, असुरों की अलग पंक्ति बनाई गई थी, लेकिन देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के राहु बैठ गया था। जब भगवान श्री हरि विष्णु अमृत बांट रहे थे तो उन्होंने राहु के हाथ पर जब अमृत रखा तो सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि यह राक्षस है। तब तक उसने अमृत का पान कर लिया था। भगवान विष्णु ने उसके गर्दन को आच्छादित कर दिया, काट दिया और उसका गर्दन ऊपर का हिस्सा
केतु बन गया और नीचे का हिस्सा राहु बन गया, क्योंकि वह अमृत पान कर चुका था, इसलिए वह अमर हो गया। ये तो है हमारी धार्मिक मान्यता, जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसका वैज्ञानिक पक्ष ये है कि सूर्य और चंद्रमा जब परस्पर 180 डिग्री के डिस्टेंस पर होते हैं और चंद्रमा के साथ केतु और सूर्य के साथ राहु होता है, सूर्य से 1 डिग्री कम पर चंद्रमा होता है, उसी समय यह ग्रहण लगता है। कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये ग्रहण होता है। इसका वैज्ञानिक विवेचन इस प्रकार से किया जाता है। और ग्रहण से जहां वनस्पतियां प्रभावित होती हैं, वहीं मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। 12 राशि वालों के जीवन में ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। विश्व की 6 अरब आबादी है। 6 अरब आबादी को, या ये कह लीजिए कि भारत की 125 करोड़ की आबादी है, सबके ऊपर ग्रहण का न तो बुरा असर पड़ेगा और न ही सबके लिए ग्रहण लाभकारी होगा। कुछ राशि वालों के लिए ये ग्रहण वरदान बन के आएगा, तो कुछ राशि वाले लोगों के लिए ये ग्रहण अभिशाप भी बनेगा। तो ऐसे में अपने राशि के अनुसार कुछ उपाय करके, अपने राशि के अनुसार कुछ सतर्कता बरत करके हम अपने आने वाले समय को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा पंडित जी, सुपर मून और चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं होती हैं लोगों के मन में कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, और जब भी ऐसा संयोग बना है तो कोई ना कोई अनहोनी हुई है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण में कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है, सिर्फ पूजा उपासना को छोड़ करके। और ग्रहण का समय गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को एक क्षण के लिए भी शयन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें साफ सुथरे स्थान पर बैठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। अच्छे किताबों का, अच्छे सदग्रंथों का, धर्म के पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और ग्रहण शुरू होने से पूर्व गाय के गोबर से अपने पेट को क्लॉकवाइज 7 बार गोबर को घुमा करके उस गोबर को किसी साफ स्थान पे रखना चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ेगा। अब रही बात ये कि ग्रहण में क्या करना चाहिए, तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ग्रहण पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना चाहिए ईश्वर का, और मंत्र जप करना चाहिए। ग्रहण काल में सुषुम्ना स्वर अर्थात दोनों नासिका से श्वास चलती है और यह 4 मिनट से 8 मिनट तक चलती है। इसमें पूर्ण समाधि अवस्था प्राप्त होती है। और जो लोग इस ग्रहण काल में मंत्र जप करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, उनका मंत्र जप सार्थक होता है और उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है। नजर उतारने का मंत्र हो और चाहे दुकान चलाने का मंत्र हो, ऐसे चाहे लक्ष्मी की प्राप्ति का मंत्र हो, ऐसे मंत्रों को अगर ग्रहण काल में पाठ किया जाए ग्रहण के प्रारंभ से अंत तक, तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और मनुष्य के जीवन में कामधेनु के समान फल देने वाला हो जाता है। तो कल सुबह 6:37 से 9:57 तक ग्रहण काल है। इसमें आपको चाहिए कि 6:37 से पहले स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, पूरब दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ करके अपने अभिष्ट मंत्र का 9:57 तक जप करें। अब इस चंद्र ग्रहण का मेष और वृषभ राशि वालों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, और इसके साथ ही इस ग्रहण के दरमियान मेष राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी, आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मीन राशि में लगने वाला यह ग्रहण मेष राशि के जातकों के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी उत्पन्न कर सकता है। गुप्त चिंताएं बढ़ सकती हैं और महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब भी हो सकता है। चाहिए आपको कि जल में लाल चंदन मिला करके स्नान करें और हनुमान चालीसा का ग्रहण काल में 11 बार पाठ करें। इससे निश्चित रूप से आपका आने वाला समय मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों पर ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी,
वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर ये ग्रहण देखा जाए तो ये ग्रहण एकादश भाव में अर्थात आमदनी के स्थान में हो रहा है, तो आपके अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी और कठिन परिश्रम के बाद भी फायदा होने में दुविधा महसूस होगी। पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके स्नान करिए और शिव मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस ग्रहण का असर मिथुन राशि के जातकों पर कैसा होगा, उन्हें क्या कुछ करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है इस ग्रहण के दरमियान, पंडित जी आपको भी ये बताएंगे। जी, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जीविका स्थान में ये ग्रहण लग रहा है, तो रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे हो सकते हैं, व्यापार और कार्य क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जल में दुर्वा मिला करके स्नान करना न भूलिएगा। ओम गंग गणपताय नमः का अधिक से अधिक संख्या में जप करिएगा, इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पंडित जी ने आपको मिथुन राशि के जातकों के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। उन पर इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, उन्हें क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। कर्क राशि के जातक इस ग्रहण के प्रभाव में जो नौकरी कर रहे हैं उनको तो पदोन्नति मिलेगी, लेकिन पदोन्नति के साथ सर पे कांटे का ताज बढ़ जाएगा। काम का दबाव बहुत ज्यादा होगा, जिससे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक लाभ जरूर होगा। और आपको चाहिए भी कि आप थोड़ा संयम में रह करके परिश्रम करते रहें। भाग्य की अनुकूलता दिखाई देगी। गंगा जल मिला करके स्नान करें और ग्रहण के बाद भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 5 माला जप ग्रहण काल में करें। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सिंह और कन्या राशि वाले जातक श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और इसके साथ साथ उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि उनके लिए बेहद जरूरी होंगी। एक छोटे से राजनीति अर्थव्यवस्था पर इस बार के इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी देखिए, अगर आजाद भारत की कुंडली की बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 को रात ठीक 12 बजे भारत को आजादी मिली थी। उस समय की जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो गोचर से एकादश स्थान में 11वें स्थान में चंद्रमा के साथ केतु ग्रहण योग बना रहा है। सूर्य के साथ राहु 6ठे स्थान में ग्रहण योग, 5वें स्थान में ग्रहण योग बना रहा है। तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत शुभ संकेत नहीं है। आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, उपद्रव बढ़ेंगे और छोटे छोटे स्थानों पे आतंकवादी घटनाओं के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस ग्रहण का एक जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होगा वह शेयर मार्केट पर होगा। शेयर मार्केट को बुरी तरह से प्रभावित करने वाला यह ग्रहण 15 दिनों तक अपना प्रभाव डालता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब हम बात करेंगे सिंह और कन्या राशि के जातकों की। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव इन दोनों राशियों पर कैसा पड़ेगा, अच्छा या बुरा प्रभाव, ये आपको पंडित जी बताएंगे। और इसके साथ ही इन लोगों को इस ग्रहण के दरमियान क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। जी, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, ये ग्रहण आपके अष्टम स्थान में और गजछाया योग सूर्य राहु आपके द्वितीय स्थान में है। कारोबार से सावधान रहिएगा और कारोबार सावधानी पूर्वक कीजिएगा। किसी अविश्वासी व्यक्ति के ऊपर विश्वास मत करिएगा और उधार के लेन देन से बचिएगा और किसी के विश्वास में आकर कहीं हस्ताक्षर या दस्तखत या ब्लैंक चेक किसी को देने की भूल मत करिएगा। धनहानि का योग बन रहा है और अगर कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो उसको स्थगित कर दें। पानी में थोड़ी सी रोली मिला करके स्नान कर लें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पूरे धैर्य के साथ इन 15 दिनों में अपने जीवन को जीने का प्रयास करें और अपने पितरों के लिए श्राद्ध
नियमित रूप से करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों को बताऊंगा। कन्या राशि के अंतर्गत ही गत छाया योग बन रहा है, सूर्य राहु की स्थिति हो रही है। तो भाई, असाध्य रोगों की वजह से परिवार में परेशानी बढ़ सकती है। वाहन आप बड़ी सावधानी से चलाइएगा। दुर्घटना का योग भी बन रहा है। और किसी जगह बहुत ज्यादा पैसा लगाने से भी बचिएगा। जल में केवड़े का जल मिलाकर के स्नान करिएगा और ओम बूम बुधाय नमः का 17 माला जप कर लीजिएगा। ग्रहण के बाद स्नान करके गायों को हरी घास खिलाइएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आगे हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों पर इस अद्भुत संयोग के असर पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बताएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण। तो पंडित जी आपको राशि अनुसार तो बता ही रहे हैं कि किस राशि के जातक को इस चंद्र ग्रहण के दरमियान क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और साथ साथ क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में ही नहीं पता कि उनकी राशि कौन सी है, उन लोगों को इस संयोग में क्या करना चाहिए, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी देखिए, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, उन लोगों को चंद्र ग्रहण के इस दुर्लभ संयोग में चाहिए कि सुबह 6:37 से पहले स्नान कर लें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा में मुंह करके भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। निश्चित रूप से 3 घंटे से ज्यादा का यह चंद्र ग्रहण अगर आप इतने समय तक जप करते रहेंगे तो आपकी मनोकामना को पूरी करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब भी जीवन में आपको कभी कोई आपदा विपदा आएगी और भगवान श्री हरि विष्णु का आप स्मरण करेंगे तो चमत्कारिक प्राकृतिक शक्तियां आपकी मदद करेंगी। जिन लोगों की राशि का पता नहीं है, उन सभी लोगों को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के शरण होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें और ग्रहण काल में कोई दूसरा कार्य ना करें। गर्भवती महिलाओं को भी चाहिए कि ग्रहण काल में यदि उन्हें अपने राशि का पता नहीं है तो वो ओम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से होने वाला बालक तेजस्वी, चिरंजीव और दीर्घायु होगा। चलिए, अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और पंडित जी से ये जानेंगे कि ये जो दुर्लभ संयोग बना है 33 साल बाद, इसका हमारे पर और आप पर, हमारी और आपकी सेहत पर कैसा असर पड़ेगा, शुभ या अशुभ, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, यह जो संयोग सन 1977 के बाद बन रहा है, इस संयोग का असर पूरे भारतवर्ष पर मिला जुला होगा। किन्हीं राशियों के लिए यह असर अशुभ फलदायी होगा तो किन्हीं राशियों के लिए यह असर वरदान भी साबित होगा। इसलिए यह कहना न्यायोचित नहीं होगा कि यह ग्रहण शुभ है या अशुभ है। 125 करोड़ की आबादी के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व की 6 अरब की आबादी के लिए इस ग्रहण का मिलाजुला ही असर होगा। तो निश्चित रूप से जो लोग ग्रहण काल में पूजा पाठ करेंगे, जप करेंगे और भगवान का चिंतन करेंगे, अपने धर्म के अनुसार देवी देवताओं की उपासना करेंगे, उनके लिए यह ग्रहण लाभकारी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि के जातकों की। इन पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ असर पड़ेगा या फिर अशुभ, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप 15 दिनों तक बिना विचारे कोई काम मत करिए, और अगर आप नहीं विचार कर पा रहे हैं तो किसी से सलाह ले लीजिए। विरोधी मानसिक और आर्थिक परेशानी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धैर्य और सूझबूझ से ही काम करिएगा। कोशिश करिए गंगा में स्नान करिए, अगर ऐसा न हो सके तो जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करिए। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करिए या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए और ग्रहण के बाद पैसा गरीबों में दान करिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
अब चलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा कि यह ग्रहण कैसा फल दे रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण समय चल रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। भाग्य मददगार है, निवेश करिए, लाभ मिलेगा। नौकरी और राजनीति में भी सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शनि की 7.5 तो चल ही रही है, तो इसी में यह ग्रहण भी आया हुआ है। तो जल में थोड़ा सा 3 बूंद शहद मिला करके स्नान करिए और तांबे के लोटे में गुड़ और गेहूं भर करके किसी जरूरतमंद गरीब ब्राह्मण को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। ग्रहण को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे ग्रहण बच्चों, बूढ़ों, रोगियों और गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं होता है। ये महज अंधविश्वास है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी, अंधविश्वास है ये सिर्फ, या फिर इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? देखिए, सच बात तो यह है कि हमारे सनातन धर्म में निर्णय सिंधु में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ग्रहण में जो सामान्य नियम सामान्य व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं, वो ग्रहण में बच्चे, वृद्ध और रोगियों के ऊपर नहीं लागू होते हैं। जैसे कोई 1 महीने का बच्चा है और ग्रहण में जब तक ग्रहण रहेगा, सूतक काल रहेगा, तब तक न कुछ खाना चाहिए न पीना चाहिए। तो क्या 1 महीने के बच्चे को उसकी मां उसे दूध नहीं पिलाएगी? अवश्य पिलाएगी और पिलाना भी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म में निर्णय सिंधु का मत है। बच्चा है, बूढ़ा है, रोगी है, तो उसके लिए ये ग्रहण के नियम प्रतिबंधित नहीं करते हैं। वृद्ध के लिए, बीमार के लिए और बच्चों के लिए ग्रहण का सूतक काल प्रभावी नहीं होता। हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल जरूर प्रभावित होता है। गर्भवती महिलाओं को चाहिए, यदि किसी विशेष कष्ट की परिस्थिति में नहीं है तो इस समय में शयन ना करें, सोएं न, करवट लेकर के कदापि न सोएं और भोजन और पानी से भी परहेज करें। भोजन और पानी से परहेज आवश्यक है। और अगर भोजन और पानी से परहेज, भोजन से परहेज तो हो सकता है, लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि पानी के बिना न चलने वाला हो, तो पानी भी जैसे बर्तन को बिना हाथ लगाए पानी पीने की चेष्टा करें, तब ये दोष नहीं लगेगा। चलिए अब हम बात करेंगे धनु और मकर राशि के जातकों की इस ग्रहण का उन पर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही इस ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए उन्हें क्या कुछ खास उपाय करने होंगे। आप पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी, धनु राशि के जातकों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इन 15 दिनों में आप अपने खान पान का ध्यान दीजिएगा और पूर्ण रूपेण सात्विक रहिएगा। किसी तरह के तामसी भोजन का श्राद्ध पक्ष में इस्तेमाल मत कीजिएगा। व्यर्थ की चिंताएं नहीं तो आपको परेशान करेंगी और स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। आपको चाहिए कि पानी में हल्दी डाल करके स्नान करिए और ग्रहण के बाद शिवलिंग पर 3 केला और बेलपत्र चढ़ाइए। किसी गरीब ब्राह्मण को चावल दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से संतान की चिंता आपके मन में उत्पन्न होगी और परिवार में अशांति का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य, नौकरी और शिक्षा को लेकर के भी आपका मन आशंकित रहेगा। धन के आने की योजनाएं तो बनेंगी, लाभ भी होगा, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होगा। जल में काले तिल मिला करके आपको स्नान करना चाहिए। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और नियम से अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ग्रहण के बाद कुछ गरीब लोगों में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण में। तो पंडित जी ने आपको ब्रेक के बाद ये बताना है कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इस ग्रहण के दरमियान। इसके बारे में हम जरूर पंडित जी से जानकारी लेंगे। उससे पहले पंडित जी आपको बताएंगे कुंभ और मीन राशि के बारे में। इन राशि वालों पर इस ग्रहण का क्या असर डलने वाला है और इसके साथ ही इन्हें क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। जी देखिए, कुंभ राशि के जातकों के बारे में तो बताऊंगा कि मुकदमे के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कुछ न्यायोचित कार्य होंगे। झूठे आरोपों के कारण आपके समाज में प्रतिष्ठा खराब होने की संभावना है। बाहरी प्रेम संबंध परिवार में परेशानी का कारण बनेंगे। आपको पानी में सरसों का 3 बूंद तेल मिला करके स्नान करना चाहिए।
ग्रहण के बाद काले कपड़े में उड़द बांध करके दान करनी चाहिए और ग्रहण काल में ओम हंग हनुमताय नमः का जप करना चाहिए। हनुमान जी का मनन चिंतन करते रहना चाहिए। पूरे ग्रहण काल में आपको एक जगह बैठ करके हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब मीन राशि के जातकों के बारे में भी जान लीजिए। मीन राशि के जातक अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या से परेशान रह सकते हैं। नौजवानों के लिए समय अनुकूल है, महिलाओं के लिए समय अच्छा नहीं है। जो मीन राशि की महिलाएं हैं उनके लिए यह समय ठीक नहीं है, क्योंकि आप ही की राशि पर तो यह ग्रहण है। तो धन के साथ शरीर को भी नुकसान हो सकता है। पानी में किसी तीर्थ का पानी डाल करके आप स्नान करिएगा, केसर मिलाकर स्नान करिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का 108 बार पाठ आपकी राशि के लोगों को जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी करना चाहिए और ग्रहण के बाद पीले कपड़े में 7 तरह के अनाज बांध करके दक्षिणा के साथ गरीब को दान करिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, ग्रहण को लेकर लोगों के मन में बहुत सी आशंकाएं रहती हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, बाहर नहीं जाना घर से। ये सब क्या है? इसके पीछे क्या तर्क क्या आप देना चाहेंगे और सावधानियां में क्या क्या बरतनी चाहिए? ग्रहण काल में कोई भ्रांति नहीं है। ग्रहण काल में जो लोग स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, उन लोगों को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यह एक प्रकार से अंधविश्वास नहीं, विज्ञान के ऊपर आधारित एक सही तत्व है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। रोगों से बचाव होगा और निश्चित रूप से ग्रहण काल में धारदार चीजों का, चाकू का, किसी चीज को काटने का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो शत्रु भी मित्र बन जाएंगे और निश्चित रूप से सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी। धन्यवाद।